जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ और आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। आज हमारा तीसरा और लास्ट लेक्चर होगा प्रैक्टिस एंड रिवीजन सेशन का, जिसमें हमने सिमुलेशन करनी है ऑटम 22 पेपर की। क्लास इन्वायरमेंट में हमने कंप्लीट इस पेपर को अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है। पेपर ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर दिया गया था और आपको टाइम दे दिया गया था हाफ एन आवर का। उम्मीद है आधे घंटे में आपने कंप्लीट पेपर का एमसीक्यूज़ के अलावा, क्योंकि एमसीक्यूज़ के लिए आपको पता है उसके लिए कोई प्रेजेंटेशन या ड्राफ्टिंग स्किल की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है, वो सिर्फ आपके नॉलेज का टेस्ट है। उसके अलावा बाकी का पेपर कितने स्टूडेंट्स ने 30 मिनट्स में सारा पेपर पढ़ के और इसके की पॉइंट्स अलहदा पेज पे नोट कर लिए हैं। यानी की पॉइंट्स से मुराद डिसीजन और क्या लिखना है, ये तकरीबन 12 से 15 स्टूडेंट्स ने किया है। इसका मतलब है अभी आप लोग, और कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने 80% या उससे ज़्यादा कर लिया है। 80% मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स ने, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि 30 मिनट्स में हम 80% ऑफ पेपर करने के काबिल हैं। लेकिन याद रखें, आपने अपने इस एनालिसिस को मज़ीद शार्प करना है। डिसीजन मेकिंग स्किल जो है ना अपनी बढ़ानी है, और ये शार्प होती रहेगी स्किल। जितनी ज़्यादा आप एक सीटिंग में पेपर की प्रैक्टिस करेंगे ना, आपकी डिसीजन मेकिंग उतनी ही क्विक होती जाएगी। तो 80% लेवल तक हम पहुंच चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन हमने इस लेवल पे जाना है कि 30 मिनट्स में हम 100% पेपर का एनालिसिस कर ले। इस लेवल तक जाना है। एमसीक्यूज़ के अलावा, एमसीक्यूज़ बाद में आप कर लीजिएगा। तो 30 मिनट में कंप्लीट 85 मार्क्स का पेपर जो है, इसका एनालिसिस आपने करना है। ये आपका टारगेट होना चाहिए। इसके बाद इंशाल्लाह 2.5 घंटे में आप बड़े आराम से हर क्वेश्चन का, चाहे वो केस स्टडी है चाहे रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन है, उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो अभी आप लोगों ने जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया उसकी डिस्कशन करते हैं स्टार्ट। और साथ में प्रेजेंट करते हुए पेपर को आपने किन चीज़ों का ध्यान रखना है। एमसीक्यू आपको पता ना किस तरीके से प्रेजेंट करने हैं, कैसे प्रेजेंट करने हैं, आंसर शीट में या क्वेश्चन पेपर पे? आंसर शीट पे। किस तरीके से? दरमियान में लाइन लगा के टेबल की शक्ल में, लेफ्ट साइड पे नंबर, राइट साइड पे ऑप्शन। ऑप्शन के साथ डिस्क्रिप्शन लिखना जरूरी है या नहीं? सिर्फ ऑप्शन लिखना है, शाबाश। अब आते हैं हम अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, इसमें नोट कीजिए, ब्रीफली डिस्कस डेलीगेटेड लेजिस्लेशन एंड स्टेट एनी 2 advantages and 2 disadvantages of delegated legislation. Also describe how control is exercised over delegated legislation. एक क्वेश्चन है, लेकिन असल में ये एक नहीं, इसके अंदर 4 चीजें उसने पूछी हैं। उसने डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की डेफिनेशन पूछी, एडवांटेजेस पूछे, डिसएडवांटेजेस पूछे, हाउ कंट्रोल इज एक्सरसाइज। अब मार्क्स सिर्फ 5 हैं। आपने याद रखें, ये तो फैसला कर लिया होगा कि ये आपको क्वेश्चन आता है या नहीं आता। अगर आपने सिलेबस कंप्लीट किया है, कोई क्वेश्चन आप, अब आगे इस क्वेश्चन को प्रेजेंट कैसे करना है ये डिसीजन करना है हमें। मैंने आपको ये बताया था कि क्वेश्चन के अंदर अगर तो डिफरेंट पार्ट्स हो, ए बी सी डी करके उसने सब पार्ट, तो हमारे लिए आसान हो जाता है, हमने हर पार्ट को सेपरेट पेज पे अटेम्प्ट करना है। लेकिन जब इस तरह का क्वेश्चन होता है ना 2 in 1, 3 in 1, 4 in 1, तो हमारे लिए ये बड़ा अहम हो जाता है। एक तो मार्किंग डिसाइड करना, और दूसरा इसके कितने हिस्से हैं। इस क्वेश्चन के 4 हिस्से हैं, ये डिसाइड कर लिया हमने। अब हमने जो अगला डिसीजन करना है वो ये करना है, हर एक हिस्से के कितने मार्क्स हैं। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है, टोटल 5 मार्क्स हैं, इसके कितने मार्क्स हो गए, 2 एडवांटेजेस के कितने, 2 डिसएडवांटेजेस के कितने, और हाउ कंट्रोल इज एक्सरसाइज ये कितने मार्क्स करना। आपके ख्याल में क्या मार्किंग होगी, ये जजमेंट कीजिए, क्या मार्किंग होगी। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का 1 नंबर, और एडवांटेजेस के 2 इसके हो गए, और डिसएडवांटेजेस के 2, 5 तो इधर निबट गए। इसका मतलब मार्किंग स्कीम ठीक नहीं की आपने। फिर से बताइए, इनका एक नंबर। अच्छा, अब ये डिपेंड करता है कि मुझे इन एडवांटेजेस को एक्सप्लेन करना है या सिर्फ हेडिंग देनी है, और डिपेंड करता है मार्किंग के मुझे हाउ कंट्रोल इज एक्सरसाइज को एक्सप्लेन करना है या सिर्फ हेडिंग देनी है। मार्किंग स्कीम इस पे डिपेंड करती है। तो बताइए, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को एक्सप्लेन करना है कि सिर्फ हेडिंग देनी है? ये आपको ये वर्ड बता रहा है, इसीलिए आप स्टेट को अंडरलाइन करें और इधर डिस्क्राइब को अंडरलाइन करें। स्टेट करना, आइडेंटिफाई करना, लिस्ट करना,
इनका मतलब क्या होता है, हेडिंग दे दो और डिस्क्राइब करना, ब्रीफली एक्सप्लेन करना, हेडिंग के साथ एक्सप्लेनेशन भी लिखनी है। तो अब जो मेरी मार्किंग स्कीम हुई, मेरे ख्याल में 1 नंबर होगा डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का, 0.5 ईच एडवांटेज का, 0.5 ईच डिसएडवांटेज का, 2 मार्क्स होंगे कंट्रोल के, 1 मार्क ईच फॉर ईच टाइप ऑफ कंट्रोल। दो है ना, जुडिशरी और पार्लियामेंट, विद एक्सप्लेनेशन। अब ये मार्क, अब जब आपने देखें सोल्यूशन कर लिया, वो एक स्टेप था, सोल्यूशन कर लिया आपने, की पॉइंट्स लिख दिए, वो एक स्टेप। अब इसके बाद आपने इसको प्रेजेंट भी तो करना है, इसको प्रेजेंट भी तो करना है। अब प्रेजेंट कैसे करना है वो आपको क्वेश्चन के अंदर जिस लिहाज से उसने रिक्वायरमेंट्स बताई हैं और मार्किंग स्कीम आपने जज करनी है, उसके मुताबिक प्रेजेंट करना है। अब इस क्वेश्चन को प्रेजेंट करना है, पेज के टॉप पे क्वेश्चन 2 ही आएगा, आगे पार्ट 1 2 3 नहीं है, क्योंकि उसने क्वेश्चन के सब पार्ट्स बनाए नहीं, क्वेश्चन के सब पार्ट्स नहीं है। हम सॉल्यूशन में भी 1 2 3 ABC करके सब पार्ट्स नहीं बनाएंगे, बल्कि क्या करेंगे, हेडिंग्स दे देंगे। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन हेडिंग, हेडिंग मतलब वही ब्लैक पेन जो आप उसको अंडरलाइन कर लिया, अंडरलाइन करने को हम हेडिंग बनाना बोलते हैं। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की डेफिनेशन लिख दी, फिर 1-2 लाइन छोड़ के आगे एडवांटेजेस की हेडिंग दी, 1-2, फिर 1-2 लाइन छोड़ के, यानी नंबरिंग नहीं की, लेकिन इसको क्लियरली डिफरेंशिएट किया। अब ये ना हो कि एडवांटेजेस डिसएडवांटेज आप ऐसे फिट कर दें, उसे पता नहीं चले एडवांटेज कौन सा डिसएडवांटेज कौन सा है। देखिए नंबरिंग हो जाए तो डिफरेंशिएट करना आसान है, लेकिन अगर नंबरिंग नहीं की ना तो फिर आप स्पेस दे के डिफरेंशिएट करेंगे या उसकी हेडिंग बना के डिफरेंशिएट करेंगे। ये प्रेजेंट करने का असूल जहन में रखिएगा। अगर तो पार्ट 1 2 3 बना दे बेहतरीन, इसका होता है क्वेश्चन की उसने ड्राफ्टिंग अच्छी की है, आप 1 2 3 करके उसकी नंबरिंग के लिहाज से चलेंगे। लेकिन अगर इस तरह का क्वेश्चन हो जाए 2 in 1 3 in 1 4 in 1, तो आपने इसको क्लियरली डिफरेंशिएट करना है। क्लियरली डिफरेंशिएट का मतलब क्या है समझ आ रहा है, और ये कैसे करना है ये भी समझ आ रहा है। चलिए अभी मैं इसका सॉल्यूशन डिस्कस नहीं कर रहा, क्योंकि वो तो ऑलरेडी हम क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं और आपको पता ही होगा, ठीक है। वैसे इसमें जो मुझे लग रहा है कि जो सबसे आपके लिए, हाउ कंट्रोल इज एक्सरसाइज, इसमें क्या पार्लियामेंट और जुडिशरी, जुडिशरी कंट्रोल वो किस सूरत में जुडिशरी इसको नल एंड वाइड करार दे सकती है, अल्ट्रा वाइज, ये लफ्ज सुनना चाह रहा था, शाबाश, याद है। और पार्लियामेंट्री कंट्रोल क्या होता है, पार्लियामेंट जब डेलीगेट करती है तो क्या कंट्रोल रखती है, 2, एक रिस्ट्रिक्शन लगाती है कि भाई ये आपकी पावर्स ऑब्जेक्टिव हैं, स्कोप से बाहर नहीं जाना, और दूसरा क्या होता है, सब्सिक्वेंट अप्रूवल हमसे होगी, अप्रूवल वाला। क्लियर, 2 में कोई प्रॉब्लम तो नहीं। आगे चलते हैं क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 में अहम चीज ये नहीं थी ड्राफ्टिंग करनी है, अहम चीज ये नहीं, देखें वो तो आप कर ही लेंगे। हाँ ये छोटा डिसीजन है कि जो ड्राफ्टिंग करनी है, लेफ्ट साइड पे क्या आएगा, राइट साइड पे क्या आएगा, आपकी वर्डिंग क्या होगी, डेट किधर लिखनी है, अमाउंट सिर्फ वर्ड्स में लिखनी है कि वर्ड के साथ अमाउंट में फिगर्स में भी लिख, ये सारी चीजें छोटी। बड़ा फैसला सही होना चाहिए, बड़ा फैसला क्या है, इंस्ट्रूमेंट कौन सा है और किस टाइप का है, ये सही फैसला हो गया ना। मैं आपको बताया था ना, जिंदगी में भी कुछ फैसले हमारे बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं। हर इंसान सारे फैसले ठीक कर ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। तो हमने कोशिश क्या करनी है, बड़े फैसले ठीक करें और छोटे फैसले गलत हो भी जाए कोई प्रॉब्लम नहीं। इसीलिए पेपर में बड़ा फैसला क्या है कि ये किस टाइप का इंस्ट्रूमेंट है। एक दफा ये पता चला इंस्ट्रूमेंट आगे थोड़ा दाएं बाएं 19-20 हो गया, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसकी वजह से पास फेल का डिसीजन चेंज नहीं होगा। फर्क किससे पड़ेगा, टाइप। तो मुझे ये बताइए, ये क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, मैं रिपीट नहीं कर रहा, ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट था, कैसे पता चला, बिल ऑफ एक्सचेंज। वो कहता है एक इंस्ट्रूमेंट से लेना देना दोनों सेटल कर रहा हूं मैं, जिससे लेना वो भी, जिसको देना वो भी, 3 पार्टीज इन्वॉल्व हो गई। अच्छा ये ना अभी पूरे एनालिसिस नहीं हुआ, खागे मार रहा। एक और चीज का एनालिसिस करना, बताइए वो कौन सा। एक तो हो गया ना, आपने कह दिया टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। अमाउंट नहीं, अमाउंट तो है 950 का, पार्टीज भी हैं,
ड्रॉ ड्राइव वही, हाँ ठीक है, वो भी एनालिसिस अहम है, लेकिन वो ड्राफ्टिंग में आ जाएगा। शाबाश, ये फैसला कर लिया आपने कि प्रोमिसरी नोट है कि बिल ऑफ एक्सचेंज है, क्या ये फैसला नहीं करना टाइम है कि डिमांड है? अगर तो क्वेश्चन में कोई इंडिकेशन ना दी होती, मैं आप पे छोड़ देता, मैं ये पॉइंट डिस्कस ही नहीं करता, मैं कहता जो जिसने टाइम बना लिया वो भी ठीक, जिसने डिमांड बना दिया वो भी ठीक। लेकिन क्वेश्चन के अंदर इंफॉर्मेशन है जो ये बताती है कि हमने कौन सा इंस्ट्रूमेंट बनाना है। कौन सी इंफॉर्मेशन है? 2 मंथ्स, यहां पे लिखा हुआ है कहीं पे, किधर लिखा, हाँ ये रिमेनिंग अमाउंट एग्री टू बी रिसीव्ड आफ्टर 2 मंथ्स। आफ्टर 2 मंथ्स को अंडरलाइन करें। कितने स्टूडेंट्स ने ये 2 मंथ वाले पॉइंट को पिक किया था? शाबाश, कम स्टूडेंट्स हैं, 8-10 हैं, लेकिन पिक बहरहाल ठीक है, क्योंकि अगर पिक नहीं किया होगा अगेन रिस्क पे चले जाएंगे। कुछ स्टूडेंट्स डिमांड इंस्ट्रूमेंट बना लेंगे, जिन्होंने डिमांड का याद किया होगा, उसने टाइम का याद किया और टाइम बना देंगे, हालांकि डिमांड वाला हालांकि है बिल ऑफ एक्सचेंज ही, लेकिन डिमांड वाला गलत हो जाएगा। बाकी अमाउंट्स क्या होगी, डेट्स क्या होगी, वो तो आप कर ही लेंगे। चलिए 3 में कोई प्रॉब्लम? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं फिर। क्वेश्चन 4, अंडर द प्रोविजंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, उसने हमें कहा है मुझे कोर्शन और अनड्यू इन्फ्लुएंस का फर्क बताओ, फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन का फर्क। कोर्शन और अनड्यू, इसके पॉइंट्स क्या होते थे कोर्शन और अनड्यू इन्फ्लुएंस के? फिजिकल नेचर ऑफ प्रेशर क्या है, रिलेशनशिप, हाँ बाय हुम, ऑन हुम, ठीक है जी, ठीक है। और फिर इसी तरह फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन में क्या होता था? इंटेंशन और डैमेजेस। अच्छा मुझे ये बताइए, एग्जाम में मैं बैठा हूं, मुझे ये इसके मार्क्स तो बड़ी आसानी से पता चल गए, इसका मार्किंग प्लान बड़ी आसानी से पता चल गया। कैसे? अच्छा ये मार्किंग प्लान आपने सॉल्यूशन बनाने के जो की पॉइंट्स उसके बाद करना है, प्रेजेंट करते हुए, प्रेजेंट करने से पहले, क्योंकि आपके माइंड में जो मार्किंग प्लान बनेगा वो डिसाइड करेगा कि आप प्रेजेंटेशन कैसे देने जा रहे हैं। 5 पॉइंट्स हैं, 5 नंबर, इसका हर पॉइंट नंबर। 2 पॉइंट्स हैं, 3 मार्क्स, 1.5 ईच, कर गए गलती। मुझे बताइए आपके ख्याल में इस पॉइंट के अंदर, इस वाले के अंदर 2 पॉइंट्स हैं, क्या दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है, या यूं कह लीजिए इक्वली लेंथी है, या एक शॉर्ट है और एक पॉइंट लेंथी है? हाँ 1 पॉइंट लेंथी है, ठीक है, इंटेंशन लॉस वाला, और फिर जो डैमेजेस वाला है, जो दूसरा पॉइंट है वो थोड़ा शॉर्ट। तो जो लेंथी पॉइंट है याद रखिए उसके 2 मार्क्स होंगे। ये मैथमेटिकल एलोकेशन नहीं होती। अगर तो सारे पॉइंट्स एक जैसे हैं ना तो वो मैथमेटिकल होगी, 1 मार्क फॉर ईच। लेकिन आपको पता है कुछ पॉइंट्स हमारे लेंथी होते हैं, कुछ शॉर्ट होते हैं, उस पर मैथमेटिकल नहीं होगा डिवाइडेड बाय 2। उस पर आपने जज करना होगा कि क्या इसमें कोई ऐसा पॉइंट है जो एक लेंथी है। लेंथी है तो फिर आपने भी उसको लेंथी के तौर पे जितना बुक में या नोट्स में लिखा हुआ है उसी तरीके से प्रेजेंट करना है। क्लियर हो गया ये 5 और 3? अच्छा मुझे ये बताइए, एग्जाम में बैठा हूं, 5 है, 6 कर दूं तो चलेगा, 4 कर दूं तो चलेगा, 6 क्यों चलेगा? क्या एग्जामिनर ये नहीं सोचेगा और मुझे तो इतना फारग है इसको गिनती नहीं आती, मैंने 5 लिखा है इसने 6 कर दिए हैं, और मुझे कहेगा ऐसे बंदे को जिसको गिनती नहीं आती चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना नहीं चाहिए, और फेल कर देगा? ऐसा होगा क्या? ऐसा नहीं होगा, बल्कि उसे पता, उसे ये समझेगा, कहेगा इस बंदे को बैकअप प्लानिंग करनी आती है, कंटिजेंसी प्लानिंग करनी आती है, इसको पता है कि जब अगर चीजें गलत होने का चांस होता है तो उसकी रिकवरी कैसे करनी है। इसने एक्स्ट्रा पॉइंट लिखा है यही सोच के लिखा है। अगर आपको छठा पॉइंट भी आता हो और टाइम हो तो एक आधा पॉइंट लिख देना बेहतर है। बताइए अगर आप एक फैक्टर या एक पॉइंट ज्यादा लिख देते हैं एग्जाम में, वो आपके फर्स्ट 5 चेक करेगा पॉइंट्स या बेस्ट 5? बेस्ट 5, शाबाश, ठीक है। इसीलिए बेहतर होता है अगर टाइम अलाउ करे, अगर वक्त इजाजत दे
तो एक आधा पॉइंट एक्स्ट्रा लिख देना बेहतर है। भाई क्लियर हो गया? अब मेरा प्रेजेंटेशन के हवाले से मार्किंग प्लान हो गया। अब प्रेजेंटेशन के हवाले से मेरा सबसे अहम सवाल, इसको प्रेजेंट कैसे करना है, टेबल फॉर्म में कि स्टेटमेंट फॉर्म में? जो डिफरेंसेस आपने टेबल फॉर्म में पढ़े हैं वो टेबल फॉर्म में ही लिखने हैं, दरमियान में लाइन लगा के। और जो टेबल फॉर्म में नहीं पढ़े वो टेबल फॉर्म में नहीं करने। बताइए पहले वाला पार्ट 5 टेबल फॉर्म में होगा कि स्टेटमेंट फॉर्म में? टेबल। बी वाला टेबल, ये भी टेबल। नहीं एक मिनट आ रहे, ये टेबल फॉर्म में भी हो सकता है वैसे, लेकिन जो डेफिनेशंस होती है ना, डेफिनेशंस ये तो स्टेटमेंट फॉर्म में ज्यादा बेहतर होती हैं। अच्छा, इन दोनों का डिफरेंस भी टेबल, तो टेबल में ही लिखेंगे। जिसका डिफरेंस आपको उसने टेबल में बताया, खा गए मार आप लोग। देखिए क्वेश्चन को गौर से नहीं ना पढ़ा, टॉपिक सारा पढ़ लिया 6 महीने, क्वेश्चन गौर से नहीं पढ़ा। अल्लाह करे अब मेरे दिल में जो बात आ रही है ठीक हो है ना। आइडेंटिफाई आपके ख्याल में करे, बताइए वो फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन में डिफरेंस पूछ रहा है कि इनके इफेक्ट्स में? क्या दोनों सेम है? फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन में डिफरेंस पूछ रहा है कि इनके इफेक्ट्स में। इफेक्ट्स किधर है? लफ्ज इफेक्ट, इफेक्ट का लफ्ज किधर लिखा? आइडेंटिफाई कह रहा है। क्या आइडेंटिफाई करो? दो फर्क किस में? फ्रॉड में और मिस रिप्रेजेंटेशन में। इसमें फ्रॉड और मिस, इसमें डेफिनेशंस भी इंक्लूड करनी है, डेफिनेशंस भी इंक्लूड करनी है, और फिर इसके बाद आप उसका इंपैक्ट भी लिखेंगे, क्योंकि वो भी बहरहाल फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन में फर्क है। ठीक है, तो डेफिनेशंस भी लिखनी है। इंटेंशन में अगर आपने इंटेंशन देखिए, बेहतर यह है कि आप डेफिनेशंस को अलहदा लिखें और इंटेंशन को ब्रीफली एक्सप्लेन करें। ठीक है, क्या आप इस पॉइंट को एक्सेप्ट करते हैं कि इसमें उसने क्लियरली मेंशन नहीं किया कि हमने डेफिनेशन लिखनी है कि हमने इंपैक्ट लिखना है? तो जब क्वेश्चन को ओपन छोड़ दे, कहे इन दो चीजों का फर्क बताओ, तो फिर उनमें जो जो फर्क होता है हर चीज बताते हैं ना। तो फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन का फर्क बता रहा है, डेफिनेशन का भी फर्क है, इंपैक्ट का भी, तो हम दोनों बताना चाहिए हमें। मैं अगर इसको मेंशन करूं तो डेफिनेशन भी इंक्लूड करूं और इंपैक्ट, यानी दरमियान में लाइन लगा दूं, एक हेडिंग डेफिनेशन की, फ्रॉड वाली मिस रिप्रेजेंटेशन, फिर दूसरी हेडिंग इंपैक्ट वाली वो लिख दो। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि आप एक लाइन, सेंटेंस, पैराग्राफ में दो डिफरेंस कवर कर सकते हैं, जैसे इंटेंशन की बात कर रहे हैं कि इंटेंशन को एक्सप्लेन करते हुए डेफिनेशन भी उसमें वो भी कर सकते हैं। लेकिन मेन पॉइंट जो मैं चाह रहा हूं आप सोचें वो ये कि उसने क्वेश्चन के अंदर फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन में फर्क पूछा है, इफेक्ट ऑफ फ्रॉड और इफेक्ट ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन में फर्क नहीं पूछा। वो डैमेजेस का फर्क आ जाता, लेकिन हाँ डिफरेंस तो है, आएगा। समझाइए चाह रहा हूं कि कंप्रीहेंसिव लेवल पे आपने सोचना है कि स्पेसिफिक लेवल पे सोचना है इस क्वेश्चन को, कंप्रीहेंस, क्योंकि उसने ओपन छोड़ा है। और याद रखें ये तरीकाकार उसका सिर्फ ये कैफ 4 में नहीं है, और भी जो थ्योरेटिकल खास तौर पे टॉपिक्स होते हैं उनमें जब उसने कंसेप्ट पूछता है तो हमने फैसला करना होता है कि पूरे का पूरा लर्निंग ऑब्जेक्टिव, पूरे का पूरा कंसेप्ट हम प्रोड्यूस करें या उसका एक हिस्सा। तो वो डिपेंड करता है क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के ऊपर। अगर उसने जनरल कहा ना मुझे इस चीज के बारे में बताओ जी, ठीक है, मुझे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताओ, तो डेफिनेशन भी लिखे, एसेंशियल्स भी लिखे, रेवोकेशन भी लिखे, ऑफर के बारे में अगर उसने कहा।
लेकिन अगर वो सिर्फ कहता है मुझे रेवोकेशन ऑफ ऑफर के बारे में बताओ, तो फिर सिर्फ रेवोकेशन, समझ रहे हैं आप पॉइंट को जो समझाना चाह रहा हूं। तो इससे हालांकि ये छोटा सा क्वेश्चन, लेकिन चूंकि इसमें कंसेप्ट इन्वॉल्व है जो किसी दूसरे कंसेप्ट में हो सकता है हमारे काम आए, तो वो बता रहा हूं। तो ये बात समझ आ रही है, डिफरेंस बिटवीन फ्रॉड एंड मिस रिप्रेजेंटेशन और क्वेश्चन होगा, और डिफरेंस बिटवीन इफेक्ट्स ऑफ फ्रॉड एंड मिस रिप्रेजेंटेशन और क्वेश्चन होगा। इस तरह की वर्डिंग में बाजू का, जैसे आपको याद वो क्या था चैप्टर 2 में हमने पढ़ा था, ऑफर, एसेंशियल्स ऑफ ऑफर के बाद हाँ जी, एक्सेप्ट एसेंशियल्स ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर बताएं। एक क्वेश्चन था ना, एसेंशियल्स ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर बताएं। तो एक्सेप्टेंस होती है ऑफर की, एसेंशियल किसके बताने थे? हम कंफ्यूज हो गए थे कि ऑफर क्या है, आगे ऑफर भी लिखा, हालांकि एक्सेप्टेंस तो होती है ऑफर की है, और वो एक्सेप्टेंस के एसेंशियल्स थे। तो इसीलिए मैं आपको बार बार कहता हूं 6 महीने की तैयारी एक तरफ, और ये 3 महीने की एक तरफ नहीं 7 महीने का कौन सा सेशन होता है? 6 महीने की तैयारी एक तरफ, एग्जाम में 3 घंटे की परफॉर्मेंस एक तरफ, और इस 3 घंटे की परफॉर्मेंस में भी आपके 2.5 घंटे एक तरफ जिसमें आपने ड्राफ्टिंग करनी है, और आधे घंटे का एनालिसिस एक तरफ। एनालिसिस पहले करने का ये भी फायदा होता है, अगर कोई कंसेप्ट आपके में गलत आ भी गया ना, तो आपने सिर्फ 2-3 पॉइंट लिखे होंगे, दोबारा पढ़ ले होंगे, सही कंसेप्ट आ गया, आपके लिए उसको रेक्टिफाई करना आसान है, क्योंकि आपने ज्यादा से 1-2 लाइनें लिखी हैं। लेकिन अगर सारा क्वेश्चन बाजुकात ऐसा एग्जाम में होता है, मेरे अपने साथ ऐसे हुआ कि बाजुकात फौरी तौर पे, और बाजुकात जब सेंटर से बाहर निकले तब जहन में आता है ये तो लिखना ही नहीं था। तो रिवर्स करना आसान हो जाता है जब आपने पहले एनालिसिस किया हो। ये इसके ये एसेंशियल्स ऑफ एक्सेप्टेंस के बनते थे, किसने बताया था? ये एसेंशियल्स ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर, ये एग्जांपल किसने याद करवाई थी हमें? किसने करवाए थे? इस भाई ने। भाई दूसरे कॉलेज के बच्चों को खींच के ना लाया करें, पाप लगेगा आपको गलत फैसले क्यों उनके कैरियर से खेलते हैं। रहीम खान, एक जिंदगी एक अब वो बात करने लगा हूं जो जिंदगी भर इंशाल्लाह आपको काम देगी अगर आप अमल करेंगे। हमारे वैसे तो प्रोफेशनल वो हमारा कोड ऑफ एथिक्स होता है, उसमें भी लिखा हुआ है, लेकिन जिंदगी में भी याद रखें किसी को फैसला ना करवाएं, किसी के बिहाफ पे फैसला। आप किसी दूसरी जगह बच्चा सोच रहा है मैं उधर एडमिशन ले लूं उस कॉलेज में, आप चाहे अपने टीचर से जितने मर्जी मुतमिन हो, उसको ये मशवरा ना दे इधर। अगर आपने मशवरा दे दिया, फैसला तो हालांकि उसी ने करना है, और उसने एडमिशन, अब देखिए कामयाबी नाकामी कभी भी टीचर के हाथ में नहीं होती, ये अल्लाह ताला के हाथ में। अगर वो कामयाब हो गया, वो कभी भी ये नहीं कहेगा देखा आपने, आपकी वजह से कामयाब हुआ हूं, हाँ आप ना मुझे मशवरा देते मैं तो फिर वो कहेगा मैं तैयारी बड़ी की थी तैयारी। लेकिन अगर खुदा ना हास्ता नाकाम हो गया, अपना कुछ नहीं, वो आप पे क्या भाई किधर भेज गए थे। इसीलिए किसी को याद रखें, मेरी आदत है मैं फैसला तो किसी का करवाता ही नहीं ना, मुझे पता है ये आप भी जब थोड़ा जिंदगी को देखेंगे, लोगों का बिहेवियर देखेंगे तो पता चलेगा। जब अच्छी चीज होती है ना, वो आपने मुहावरा सुना ही होगा, पता है इंग्लिश का मुहावरा है, मुझे इंग्लिश मेरी साहब की है, जिसमें वो आके कामयाबी के बहुत से दावेदार होते हैं और नाकामी यतीम होती है, इस तरह का इंग्लिश का एक मुहावरा है ना। हाँ, तो जब डिसीजन अच्छे हो जाते हैं ना, हर बंदा कहता है देखा मेरी स्ट्रेटजी, और जब डिसीजन गलत हो जाते हैं तूने मरवाया मुझे। तो इसीलिए डिसीजन कभी और मशवरा भी ना दे, बिला वजह का अरस्तु या अफलातून बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हमारे यहाँ किसी मोची से भी पूछ लेंगे ना मेरे पेट में दर्द हो रहा है, तो आपको पता चलेगा वो हकीम भी है, हिकमत भी करता है। किसी से कोई बात पूछ लें, मैंने आज तक नहीं किसी के मुंह से ये बात सुनी कि ये चीज का मुझे नहीं पता, किसी एक्सपर्ट से पूछ लो। हर बंदा कोई ना कोई इलाज तरीका मशवरा दे ही देता है। तो बहरहाल बेहतर यही है, मेरा मशवरा ये है किसी को मशवरा
ना दे। मैं सिर्फ अपने स्टूडेंट्स, डिसीजन तो मैं स्टूडेंट्स का भी नहीं ना करवाता। बात को स्टूडेंट सर ये सब्जेक्ट किससे पढ़े, ये किससे पढ़े, ये सब्जेक्ट उठाएं, डिसीजन नहीं देता, सिर्फ मशवरा मशवरा मशवरा। और मशवरा भी मैं स्टूडेंट्स को देता हूँ, स्टूडेंट्स के अलावा कोई मेरे से कुछ पूछने आ जाए, मैं कभी नहीं मशवरा दिया, क्योंकि मुझे पता है अगर मशवरा कामयाब हो गया ना मुझे क्रेडिट नहीं मिलना, और अगर नाकाम हो गया तो बदनामी होगी। इसलिए जो जिधर जाता है ना रिस्क ना लीजिए, रिस्क उड़ते तीर को उड़ने दे, रिस्क कोई उधर जा रहा नहीं। मेरे कहने का मतलब ये था जाते बच्चे किसी और इंस्टीट्यूट है ना जाने दे। वापिस आ जाए जी। रहीम खान, पहले रिक्वायरमेंट पढ़ लेते हैं। उसने हमें बहुत सी सिचुएशन दे दी है। उसने हमें कैसा कह रहा है, रहीम खान इज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर हु रन्स हिज ओन आईटी फर्म, जो अपनी आईटी फर्म रन करता है, बड़ा अच्छा करता है, अपना काम करना बहुत अच्छी बात है। He engages many freelancers as and when required to work on different projects. वो बहुत से freelancers को engage करता है। He also works part time in a computer training institute where he teaches various computer courses. अभी सिर्फ हमें information दे रहा है। Consider the following matters under contract type. अच्छा जी, ये आपने पढ़ लिया होगा। अब ये चार, अच्छा सबसे पहली चीज तो मुझे ये बताइए, इस क्वेश्चन 5 के 4 पार्ट्स हैं, क्या हर पार्ट अलग पेज पे करना है मैंने? यस। अच्छा, क्या हर पेज के ऊपर क्वेश्चन का नंबर लिखना है? यस। 5A है तो 5A, 5B है तो 5B, 5C1 है तो 5C1 और 5C2 लिखेंगे। क्लियर? हर एक अलग। अच्छा, अगर किसी पेज में सिर्फ 2 लाइंस लिखी और पेज खत्म हो गया, छोड़ देना आपने। ये ICAP से इंतकाम लेने का बेहतरीन वक्त है। वो आपका कैरियर खराब करता है, जाया करता है, फेल करके आपने उसका सफा जाया कर देना है। हाँ जी, बदला लेना है वो। अच्छा, वाइल टीचिंग, इसमें क्या कह रहा है वो? अब ये हर पार्ट को लाता रहता 4 मार्क्स के साथ। इसमें वो ये कह रहा है कि एक मेजर ने माइनर के साथ मिलके थर्ड पार्टी के साथ एग्रीमेंट किया। रिक्वायरमेंट देखें, डिस्कस वेदर फरा कैन इन्फोर्स परफॉर्मेंस अगेंस्ट रहीम एंड उसामा। इस केस स्टडी में मेन कंसेप्ट क्या था कि रहीम मेजर था, उसामा माइनर। हालांकि उसामा ने ये कहा था, स्टेटमेंट दी थी रिप्रेजेंटेशन कि मैं मेजर हूं, तो क्या इस पे स्टॉपेल का रूल स्टिल माइनर का ट्रीटमेंट ही होगा। एक चीज मुझे ये बता दे, सिर्फ क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़ ले, मुझे बताएं क्वेश्चन में क्या वो ये पूछ रहा है कि प्रोमिजी किसके खिलाफ एक्शन ले सकता है या किसके खिलाफ इन्फोर्स करवा सकता है, या ये पूछ रहा है कि कौन से वाला प्रोमिजर परफॉर्म करेगा। अब आप कहें सर दोनों में फर्क क्या है? फर्क है। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि प्रोमिजर किसके खिलाफ एक्शन ले सकता है, ये नहीं पूछ रहा कि प्रोमिजी में से कौन परफॉर्म करेगा। ये फर्क होता है ना, एक प्रोमिजर है, एक प्रोमिजी है। नॉर्मल रूल यही होता है, आप कहें प्रोमिजर का राइट तो इज इक्वल टू प्रोमिजी की ड्यूटी, नॉर्मल रूल यही होता है। लेकिन कुछ जगहों पे लॉ का फर्क है, ये प्रोमिजर का राइट पूछ रहा है कि प्रोमिजी की ड्यूटी। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? एक तरह से प्रोमिजर का, ये प्रोमिजर के पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व करना है। तो फरा रहीम के अगेंस्ट इन्फॉर्म कर, पहले तो आप बता देंगे कि ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। पहले हम बता देंगे इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या है, इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या है, उसकी रेलिवेंट लीगल प्रोविजन बता देंगे। इसमें क्या प्रॉब्लम है, एक माइनर और एक मेजर, और उसकी रेलिवेंट लीगल प्रोविजन क्या है कि अगर माइनर और मेजर जॉइंटली प्रॉमिस करें तो मेजर लायबल होता है, माइनर के खिलाफ फोर्स नहीं करवाया जा सकता। ये हो गया हमारा रेलिवेंट लीगल प्रोविजन। मे बी 1 मार्क
का या 1.5 मार्क्स की रेलिवेंट लीगल प्रोविजन हो। आगे मुझे बताइए, रहीम के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या फरा रहीम के अगेंस्ट इन्फोर्स कर सकती है? दोनों का अलग-अलग बताना है, रहीम का अलग, उसामा का अलग। पहली लाइन में फरा रहीम के अगेंस्ट इन्फोर्स कर सकती है? यस कर सकती है, ठीक है, हाँ जी बिल्कुल। उसामा के अगेंस्ट इन्फोर्स कर सकती है, क्यों? वो माइनर है। क्या इस सॉल्यूशन में कोई और बात भी आएगी? रूल ऑफ एस्टोपल वाली, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन आपकी डिसीजन तो अहम है, बेसिस ऑफ डिसीजन ज्यादा अहम होती है। और बेसिस ऑफ डिसीजन में आपने क्वेश्चन का अंदर हर इशू जो राइज हुआ है डिस्कस करना है, हर इशू राइज हुआ है डिस्कस करना है। कुछ स्टूडेंट ये कहते हैं सर एस्टोपल की वजह से प्रॉब्लम तो कोई भी नहीं हो रही, डिसीजन तो सेम रहेगा हमारा, तो एस्टोपल वाली बात लिखने की क्या जरूरत है? एस्टोपल वाली बात लिखने की क्या जरूरत है? भाई क्वेश्चन में उसने जो जो मसला बताया है ना, सॉल्यूशन में आपने उसको कमेंट करना है। तो उसने रिप्रेजेंटेशन की वाली बात कर दी ना, तो हमने भी सॉल्यूशन में रिप्रेजेंटेशन वाली बात करनी है। हाँ ये लिख देंगे कि रिप्रेजेंटेशन होने के बावजूद भी वो लायबल नहीं है माइनर उसामा, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन रूल ऑफ एस्टोपल डज नॉट अप्लाई ऑन माइनर। बात समझ आ रही? अच्छा, इसकी प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे आप? पहले रेलिवेंट लीगल प्रोविजन बता देंगे, माइनर मेजर जॉइंटली वाले। फिर उसके बाद जब बेसिस ऑफ डिसीजन में क्या करेंगे, पहला स्टेप फरा वर्सेस रहीम, फिर दूसरा फरा वर्सेस उसामा। और इसमें 2 पॉइंट आएंगे, एक उसामा लायबल नहीं है और दूसरा रूल ऑफ एस्टोपल, ठीक है। हेडिंग्स देना लाजमी नहीं होता, लेकिन हेडिंग्स क्लियरली कंसेप्ट्स को, रिक्वायरमेंट को क्लियरली डिफरेंशिएट करने में हेल्पफुल होती हैं। इसलिए मैं हमेशा इनकरेज करता हूं कि हेडिंग्स दे दिया करें। हेडिंग से मुराद उसी पेन से लिख के ब्लैक पेन से अंडरलाइन करना है। ये क्लियर है जी? आगे चलें फिर बी में क्या कहानी थी? हाँ, ये बेसिकली एग्रीमेंट कौन सा था? उसने कहा जी मेरी टीम की इतनी अच्छी तैयारी है, टूर्नामेंट जीतेगी। वेजरिंग वाला कंसेप्ट है। क्यों वेजरिंग वाला है? क्योंकि पार्टीज का रियल इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा, अगर ये क्वेश्चन इस तरीके से होता ना, जो टीम जीतेगी उस टीम को 1 लाख मिलेगा, वो प्राइज होता, वो वैलिड है, वो वेजरिंग नहीं है। यहां पे तो वो कह रहे हैं अगर तुम जीते तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा, अगर मैं जीतूं तो तुम इनाम नहीं, सॉरी शर्त, क्योंकि मुकाबला इन दोनों के दरमियान में तो हो ही नहीं रहा। मुकाबला, अगर जो खिलाड़ी खेलने वाले होते हैं उनको हार जीत की सूरत में पैसे मिले, वो वेजरिंग नहीं है। हाँ जी, वो प्राइज में आ जाता है। भाई वर्ल्ड कप हारने वाली टीम को इतने पैसे मिलेंगे, जीतने वाले को इतने पैसे मिलेंगे, ये प्राइज है। लेकिन जो बाहर बैठे बुकी जुआरी होते हैं वो जुआ है, वेजरिंग। वो ना खेलने वाले ना खिलाने, कुछ भी नहीं। तो ये वेजरिंग क्लियर 3 मार्क्स के साथ है। 1 नंबर तो हमें उसका कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर कमेंट करने का मिल जाएगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट वेजरिंग नेचर का है, क्योंकि पार्टीज का रियल इंटरेस्ट नहीं है। फिर इसके बाद उसने क्या पूछा हुआ है? डिस्कस वेदर रहीम कैन सू नादिर इफ टीम विंस बट नादिर रिफ्यूजेस टू पे। लेकिन डायरेक्ट पहले तो रेलिवेंट लीगल प्रोविजन लिख दी, वेजरिंग है, साबित कर दिया वेजरिंग का एग्रीमेंट। अब क्या करेंगे? क्लेम सू नहीं कर सकता इफ रिफ्यूजेस टू पे। क्यों नहीं कर सकता? वेजरिंग। अच्छा, इसमें 2 अमाउंट्स थी, एक जो 10,000 एडवांस दिया है और एक जो 1 लाख एडवांस दिया है, और 1 लाख जो ऊपर इनाम है, वो लाख वापस भी नहीं होगा। क्यों? नॉर्मली तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में या डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में ये होता है वेजरी, लेकिन इलीगल में नहीं होता, इलीगल में नहीं होता। याद है वो सुपारी दी थी हमने, हाँ जी, और वो सुपारी लेके निकल गया था, मैंने नहीं बंदे को कुछ करना, ये तो शरीफ आदमी है। तो ना हम उससे कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स करवा सकते हैं ना पैसे वापस ले सकते हैं, ठीक है। वाइड एग्रीमेंट में और इलीगल और क्रिमिनल एग्रीमेंट में यही फर्क है। वाइड एग्रीमेंट में बेनिफिट्स रिस्टोर होते हैं,
इलीगल क्रिमिनल एग्रीमेंट्स में बेनिफिट्स रिस्टोर, तो ये तो इलीगल है, जुआ इलीगल है ना, पुलिस वाले ले जाते हैं। अखबार में सिर्फ यही खबर आती है कि जुआरियों को जुए दाव पे लगी हुई रकम समेत गिरफ्तार कर लिया, उसके बाद उनके साथ जो होता है वो खबर अखबार में नहीं आती। हाँ, ये सीना ब सीना राज चलता है ना, ऐसे ही है ना। सी ऑरेंज लिमिट जो भी है, ओएल साइंड ए कॉन्ट्रैक्ट विद रहीम, ये क्या कहानी थी? हाँ, सोशल, उन्होंने कहा, कंपनी ने कहा एक आईटी फर्म को रहीम की, क्या आप हमारा बिजनेस साइट संभाल, सोशल मीडिया अकाउंट संभालें, फेसबुक पे जिस स्टूडेंट की इंक्वायरी आए फौरन जवाब दीजिए। उन्होंने कहा ठीक है, हम लेंगे 15 लाख पर क्वार्टर, 15 लाख पर क्वार्टर पे। रहीम हायर्स, एग्रीमेंट हो गया। रहीम ने फिर, प्रोमिजर कौन है? रहीम के ओएल कंपनी। प्रोमिजर कौन है? रहीम। रहीम ने जिया को हायर किया, ठीक है, 2 लाख सैलरी पे। फिर रहीम ने सेवरल रिमाइंडर भेजे कि पासवर्ड दो ताकि अकाउंट आपका मैनेज करें, पासवर्ड दिया ही नहीं। डिस्कस द वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ओएल एंड रहीम, आल्सो आइडेंटिफाई रेमेडीज अवेलेबल टू। 3 मार्क्स हैं इस क्वेश्चन के, 2 हिस्से, 2 हेडिंग होनी चाहिए। एक हेडिंग में क्या कमेंट करेंगे? वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ओएल रहीम। दूसरे में क्या कमेंट करेंगे? रेमेडीज रहीम को क्या अवेलेबल है। वैलिडिटी पे बताइए, वाइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ, क्या सिर्फ ये लिख दे के रीजनिंग भी बताएं? क्या रीजनिंग है? वाइडेबल क्यों है? ये प्रॉमिस इज निगलेक्टेड टू परफॉर्म हिज या टू प्रोवाइड फैसिलिटीज, ठीक है, तो इस वजह से ये वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो गया। याद है वो सीढ़ी वाली एग्जांपल, हमने कहा था वो सफाई करो और रास्ते में हमने 2-4 सीढ़ियां गायब कर दी थी, वो ऊपर जा ही नहीं सकता था। उस तरह का केस था, दरमियान में सामान रखा हुआ था, ऊपर सामान पड़ा हुआ था। तो जब हमने जब प्रोमिजर के रास्ते में हर्डल्स, रुकावटें डालना शुरू कर दे तो फिर ये प्रोमिजी के लिए वाइडेबल हो जाता है, प्रोमिजर के लिए नहीं। किसके लिए? प्रोमिजी के लिए। तो ये वाइडेबल हो गया एट द ऑप्शन ऑफ रहीम। आगे रीजन भी लिख दी। इसके कितने नंबर होंगे? मेरा ख्याल है 1 नंबर होगा। दूसरी है रेमेडीज। रेमेडीज क्या पास वाइडेबल है तो रिसेंड भी कर सकता है, कंटिन्यू भी कर सकता है। रिसेंड भी कर सकता है, कंटिन्यू भी कर सकता है, और रिसेंड करता है तो डैमेजेस क्लेम कर सकता है। और डैमेजेस क्या बताने चाहिए, क्या होंगे? जो जिया को सैलरी पे की है वो, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होने तक जो जिया को सैलरी। क्लियर? ये यहां पे ये लिख देंगे दोनों बातें। अब देखिए मार्किंग स्कीम जहन में बनाएं। 1 नंबर कॉन्ट्रैक्ट की नेचर बताने का हो गया। रेमेडीज हैं, 2 रेमेडीज हैं, ठीक है, तो 2 नंबर उसके हो गए, 1-1 ना, ठीक है। ये मार्किंग करके फिर आपने लिखना शुरू करना है, ठीक है। एनालिसिस से पता चल गया क्या लिखना है, मार्किंग से पता चला कितना लिखना है। डी कह रहा है सी अबव केस में अज्यूम करें कि सिमिलर प्रोजेक्ट मुस्लिम लिमिटेड ने भी दिया, उन्होंने भी कहा हमारा भी सोशल मीडिया अकाउंट संभालें। रहीम ने एक्सेप्ट कर लिया और उसने कहा ईमेल सेंड की ओएल को कि भाईजान अब हम आपका कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं कर सकते, क्योंकि किस वजह से? ये अंडरलाइन लाजमी करना है, क्वेश्चन के अंदर ये अहम इंफॉर्मेशन है। क्या इसकी वजह से सुपरवाइजिंग इंपॉसिबिलिटी होती है? नहीं होती। ये आप लिखेंगे सोल्यूशन में। मार्क्स कितने हैं मुझे? 4। कह रहा है डिस्कस द वैलिडिटी ऑफ रहीम्स कॉरेस्पॉन्डेंस, आल्सो डिस्कस ओएल्स पोजीशन इन दिस सिचुएशन। रहीम्स कॉरेस्पॉन्डेंस की वैलिडिटी क्या है, ठीक है, कि इसका ये कहना कॉरेस्पॉन्डेंस में कि कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल है ड्यू टू नॉन वैलिड नहीं है, क्योंकि ये सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी में नहीं आता।
ठीक है, इसलिए इस कॉरेस्पॉन्डेंस का कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आल्सो डिस्कस ओएल्स पोजीशन दिस सिचुएशन। अच्छा ये इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। ओएल की पोजीशन क्या है? ओएल के लिए कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल है या ऑलरेडी इसको सी के साथ लिंक करना चाहिए कि इंडिपेंडेंटली आंसर करना चाहिए? लिंक करना चाहिए, उसने बताया वाई सी अबव। तो सी में हमने ये इस कंक्लूजन पे पहुंचे थे कि कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल है एट द ऑप्शन ऑफ रहीम, तो कॉन्ट्रैक्ट स्टिल वाइडेबल ही रहेगा एट द ऑप्शन ऑफ रहीम। डिसीजन सेम है, रीजन डिफरेंस। इस वजह से वाइडेबल नहीं है कि नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स है। किस वजह से है? तो ओएल के बारे में हम बताएंगे। ओएल के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट अभी वाइडेबल नहीं, ये रहीम के ऊपर ही डिपेंड करता है, क्योंकि ओएल तो उसको इंफॉर्मेशन दे ही नहीं रहा। हाँ, इसके ऊपर कमेंट कर दिया ना हमने, नॉन अवेलेबिलिटी रिसोर्सेज सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी नहीं है, इसलिए इस ईमेल का कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है। ओएल की पोजीशन विल रिमेन सेम एज वाज इन पार्ट सी। ओएल की पोजीशन वही रहेगी जो पार्ट सी में है। सुन ले, रहीम गया, रहीम ने कहा सर सोशल मीडिया का पासवर्ड, ओएल पासवर्ड नहीं दे रहा। इस वक्त ये कॉन्ट्रैक्ट रहीम के लिए वाइडेबल है। असल में रहीम को चाहिए ये था कि वो ईमेल तो भेज देता कि कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया, उसमें ये बात लिखने की जरूरत नहीं थी। वो कहता हम कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करते हैं क्योंकि आपने हमें रीजनेबल रिसोर्सेज प्रोवाइड नहीं किए जो आपकी जिम्मेदारी थी। तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाता, फिर ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता। अभी भी ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, उसने कह दिया ना मैंने परफॉर्म नहीं करना, रहीम ने, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। लेकिन वो खत्म नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज की वजह से नहीं हुआ। वो किस वजह से हुआ? उसके पास जो रेमेडी थी उसने सी की वजह से। सी में उसने कहा था रिसोर्सेज प्रोवाइड नहीं किए, वाइडेबल है। नीचे पार्ट सी में उसने सिर्फ इतना बताया था रहीम के लिए वाइडेबल है। डी में बता रहा है रहीम ने ईमेल कर दी, वाइड कर दिया, रिसेंड कर दिया। हमने एडिशनल कंसेप्ट कमेंट सिर्फ ये करना है कि ये वाइड नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज की वजह से कहना गलत है, ये सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी नहीं होती। कॉन्ट्रैक्ट वाइड हुआ, ईमेल की वजह से वाइड हुआ, लेकिन ये नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज की वजह से वाइड नहीं हुआ। किस वजह से हुआ? वो सी में जो रीजन थी। इसलिए ओएल की पोजीशन सेम होगी, यानी उसने डैमेजेस पे करने हैं। अब ऐसा नहीं है कि जालिम पार्टी मजलूम बन जाएगी। आप ये समझ रहे थे कि पार्ट डी में ओएल अब मजलूम पार्ट, उसकी पोजीशन डी सिचुएशन के हिसाब से नहीं बतानी है, अभी भी सी के मुताबिक। देखें इसमें अगर इसकी सिचुएशन डी के लिहाज से बताएं ना, जो कि मेरे ख्याल में ज्यादा बेहतर है, तो डी के लिहाज से सिचुएशन ये बनेगी कि अज्यूम करते हैं कि डी में अभी उसने पासवर्ड वाला मसला नहीं सामने आया। अगर तो डी वाली ऑप्शन में पासवर्ड वाला मसला अभी सामने नहीं आया और रहीम ने ईमेल की, तो ये है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय रहीम और नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज वैलिड रीजन नहीं है। अब ओएल की पोजीशन होगी कॉन्ट्रैक्ट इसके लिए वाइडेबल है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ये डैमेजेस क्लेम कर सकता है। ओएल रहीम से डैमेजेस क्लेम कर सकता है डी में। ये बात समझ आती है? सी और डी दोनों को अलग अलग सॉल्व करें, आसानी से समझ आ जाएगा। अब अगर दोनों को मिलाएं कि पासवर्ड का मसला भी है, ओएल की तरफ से पासवर्ड का मसला है, रहीम की तरफ से नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज का मसला है, अगर दोनों को इकट्ठा मिलाएं, अब थोड़ा सोचना पड़ता है। अब देखें पहले मसला किसकी वजह से हुआ? पासवर्ड की वजह से। इसलिए हम कहेंगे कि स्टिल अभी भी जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है रहीम ने नहीं किया, ओएल ने किया है।
क्लियर हुई है बात? ये आप एक क्वेश्चन था ना, अगर एक पार्टी तैयार ना हो कॉन्ट्रैक्ट प्रॉमिस पूरा करने के लिए रूल्स ऑफ परफॉर्मेंस में, दूसरी पार्टी को भी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब सुनिए जरा सिचुएशन सुनिए। इन बाईजान से एग्रीमेंट हुआ, 5 दिन बाद मोबाइल लेके आना 50,000 का, इन्होंने मोबाइल लेके आना है, मैंने 50,000 लेके आना है। अब मैं घर से निकला, मेरी जेब में पैसे कोई नहीं, मैं हैरान परेशान, यार क्या करूं उससे, मैं 50,000 तो मैं अरेंज कर नहीं पाया, और उधर जाऊंगा तो मोबाइल नहीं खरीद सकूंगा, अब माफ़ी मांग लूँ तो फिर अच्छा है डैमेज से बच जाऊंगा, हो सकता है माफ़ कर दे। मैं ये सोच के परेशान चला जा रहा हूँ, आगे से ये भी परेशान आ रहा है। मैंने पूछा क्या हुआ, इसने कहा कि मोबाइल जो था वो मैंने अपने भाई को गिफ्ट कर दिया है, अब आपको मोबाइल डिलीवर नहीं कर सकता। यहाँ पे मुझे बताइए कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किसकी तरफ से है, पैसे वालों की तरफ से कि मोबाइल वाले की तरफ से, कि दोनों की तरफ से? मोबाइल वाले की तरफ से। मैं कहूँगा भाई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, हाँ, वो कहेगा पैसे दिखाओ, मैं कहूँगा नहीं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लिखा है अगर एक पार्टी अपना प्रॉमिस पूरा करने के लिए तैयार ना हो दूसरी भी ना करे। तो इसलिए यहाँ पे सी में ऑलरेडी ओएल की तरफ से ब्रीच हो गया हुआ है, तो डी में अगर वो कह भी रहा है नॉन वेल्डियर रिसोर्सेज फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर जी? सी डी में हम ये अज्यूम करें ऊपर सिचुएशन एज इट इज कंटिन्यू चल रही है, आगे एज इज कंटिन्यू चल रही है। 6 की तरफ आते हैं आप। 6 है हमारा रिप्रोडक्शन का। मजीद अगर आप इसको देखना चाहते हो तो सोल्यूशन आपको शेयर किया गया है, आप सबके व्हाट्सएप पे क्वेश्चन पेपर सोल्यूशन एग्जामिनर कमेंट्स मार्किंग स्कीम ये शेयर कर दी गई है ना? हाँ, शाबाश शाबाश। तो वो आपने पढ़ना है, बस नहीं ठहर जाओ। ये रिप्रोडक्शन क्वेश्चन 4 कैरी अंडर द पेमेंट सिस्टम एंड इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर आइडेंटिफाई ऑपरेशनल अरेंजमेंट्स टू बी एस्टैब्लिश्ड बाय ऑपरेटर ऑफ ए डेजिग्नेटेड पेमेंट सिस्टम। यहां पे स्टूडेंट गलती करता है, वो खुद से अज्यूम कर लेता है कि 4 नंबर हैं तो 4 ही पॉइंट्स लिखने हैं। क्या इसमें 4 लिखने हैं? नहीं स्पेसिफाई किया हुआ, तो बेहतर है जितने मैक्सिमम लिख सकें उतने लिखें। एग्जाम में समटाइम 1 पॉइंट का इस तरह के क्वेश्चन में 1 नंबर होता है, समटाइम कम भी होते हैं, इसीलिए जब खुद से मेंशन ना करे कितने पॉइंट चाहिए तो हमें क्या ये अज्यूम करे 1 पॉइंट 1 नंबर, बल्कि उसने मेंशन नहीं किया, इसका मतलब कह रहा है खुले पॉइंट्स दे दो मेरे को। जब मेंशन नहीं किया 3 के 4 के 5 तो क्या मतलब है, मेरे को खुले पॉइंट्स दे दो, जितने भी हैं तुम्हारे पास सारे पॉइंट्स लिख दो, सारे लिख देंगे। ये बात समझ आ रही? ए में। बी briefly explain when a person may be considered as offender by virtue of which such person may be punished under provision of prevention of electronic crime act। हाँ वो याद आया, वो acquire, convert, counsel, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। क्यों नहीं है? ये मनी लॉन्ड्रिंग का है, वो तो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग में था, ये तो इलेक्ट्रॉनिक क्राइम वाला है, ये इलेक्ट्रॉनिक क्राइम वाला है। नहीं समझा इलेक्ट्रॉनिक क्राइम का कंसेप्ट? वो तो मनी लॉन्ड्रिंग वाला था। अगर इसमें सारा कंसेप्ट सेम रखे, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग वर्ड चेंज तो कंसेप्ट चेंज हो जाएगा। अंडर द आर्बिट्रेशन स्टेट एनी 4 पावर्स, 4 पावर पूछ रहा है, कितनी लिखेंगे? कम से कम 4 तो जरूर लिखनी है। हस्बे इस्तात हस्बे तौफीक एक आदि एक्स्ट्रा भी लिख दें ना, नहीं देखेगा, जिसने जाना है वो चला जाए, लेकिन देखें मेरा फर्ज है पेपर तो पूरा करो। कोई जाना चाहे कोई रोक टोक नहीं, जा सकते हैं बेफिक्र हो गए। कह रहे नुमान सालिम अहमद सना एंटर्ड इनटू पार्टनर फॉर कैरिंग ऑन बिजनेस में। अच्छा ये अब देखिए सोल्यूशन नहीं, सोल्यूशन हमने डिस्कस कर लिया क्लास में, मैं इसकी मार्किंग स्कीम और प्रेजेंटेशन शेयर करना चाह रहा हूं आपके साथ। कह रहा है मीटिंग हुई, अच्छा इसमें उसने ये बताया कि प्रॉफिट है सैलरी, इसमें रेलिवेंट प्रोविजन कौन सी है? एक पार्टनर कह रहा है सैलरी दो, दूसरा कह रहा है सैलरी मेरे को भी दो। हाँ सैलरी वाली बात,
अगर एग्री हुआ है पार्टनरशिप में सबको सैलरी मिलेगी, नहीं एग्री हुआ किसी को भी नहीं मिलेगी। तो क्वेश्चन में चूंकि मेंशन नहीं किया हुआ कि एग्रीमेंट में क्या तय हुआ था, तो अगर एग्रीमेंट में ये तय हुआ था कि सैलरी सबको मिलेगी तो सब पार्टनर, तो फिर दूसरा पार्टनर जो भी इसका नाम है, नुमान है या जो भी, इसको भी सैलरी मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। क्लियर हुई है बात? कॉन्ट्रैक्ट में तय कर सकते हैं ना, ये भी तय, किसी को भी सैलरी ना मिले, सबको मिले, इसको ना मिले, जो भी कॉन्ट्रैक्ट में तय हुआ। सेकंड कह रहा है 20% ऑर्डर कंबाइन थे, फैमिली बिजनेस। सलीम आर्गुड, हाँ इसमें दो बिजनेस थे, एक था नुमान का फैमिली बिजनेस जो कंपीटिंग बिजनेस था, और दूसरा पार्टनरशिप का बिजनेस था। क्या फैमिली बिजनेस और पार्टनरशिप बिजनेस कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आया, कंपीटिंग बिजनेस आया, फैमिली बिजनेस का प्रॉफिट पार्टनरशिप को मिलना चाहिए ना? क्यों? अगर कोई भी पार्टनर कंपीटिंग या सिमिलर बिजनेस चला रहा हो तो उसका प्रॉफिट मिलता है कि नहीं मिलता? हाँ, अगर डिस्क्लोज किया है फिर नहीं, तो कहां डिस्क्लोज किया है? यहां पे तो नहीं डिस्क्लोज किया, ऊपर कहां डिस्क्लोज, ये अंडरलाइन करना है, नुमान डिस्क्लोज, डिस्क्लोज सबसे अहम। तो इसका मतलब है प्रॉफिट नहीं। अच्छा मुझे बताइए, रेलिवेंट लीगल प्रोविजन लिखेंगे फिर बेसिस ऑफ डिसीजन या डायरेक्ट बेसिस ऑफ डिसीजन? पहले रेलिवेंट लीगल प्रोविजन कि ये केस स्टडी किस पे बेस कर रही है, ये कंपीटिंग बिजनेस पे कर रही थी, इसके हिंट्स अगर मैं बनाता तो लिखता कंपीटिंग बिजनेस, ठीक है, नो शेयर डिस्क्लोज्ड। और इधर क्या लिखते हैं कि ये क्या है, सैलरीज, फिर यस इफ एग्रीड। अच्छा, रेलिवेंट लीगल प्रोविजन और बेसिस डिसीजन, बेसिस डिसीजन, हेडिंग देना जरूरी नहीं है, हेडिंग के बगैर भी लिख सकते हैं, तरतीब भी जरूरी नहीं है, चाहे पहले बेसिस डिसीजन कर लें बाद में रेलिवेंट लीगल प्रोविजन, लेकिन मेरी सजेशन क्या है, पहले रेलिवेंट लीगल प्रोविजन लिखा करें और हेडिंग्स भी दिया करें। नेक्स्ट थर्ड में क्या मसला था, उसने कहा था मेरे, अच्छा इसमें अहम चीज कंसेप्ट कौन सा है, अगर कोई पार्टनर एडवांस दे दे तो उसे इंटरेस्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, 6%। ये है रेलिवेंट लीगल प्रोविजन, रेलिवेंट लीगल प्रोविजन उसे, ये कैपिटल की बात नहीं है, एडवांस है, ना 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 ना, वो कह रहा है कि डीटी के बैंक अकाउंट में पैसे नहीं थे, मैंने पल्ले से आर्जी तौर पे पैसे दिए हैं, मुस्तकिल नहीं है, आर्जी तो मुस्तकिल हो तो वो कैपिटल होता है। अब ये देखा, ये छोटा डिसीजन बड़ा डिसीजन, यहाँ पे बड़ा डिसीजन क्या था कि ये कैपिटल है लोन, क्योंकि कैपिटल है तो फिर इंटरेस्ट नहीं मिलना, फिर तो मिलना ही, और अगर लोन है तो फिर इंटरेस्ट मिलना है। हाँ कैपिटल नहीं है, ठीक है, कि ये कंफ्यूजन की बात है कि उसने फर्म का ही कैश दिया है कि अपने जाती पैसे दिए हैं, ये कंफ्यूजन है। सिर्फ रीइंबर्समेंट होनी चाहिए, इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। नहीं, पहले तरतीब से चलें, पहले मुझे ये बताइए कैपिटल है कि एडवांस, ये फर्क समझ आ गया, ये एडवांस है, उसके बाद इंटरेस्ट मिलेगा कि नहीं। पार्टनरशिप एग्रीमेंट क्या कहता है, अगर एग्रीमेंट साइलेंट हो तो इंटरेस्ट 6% में मिलेगा, ठीक है। मैं आपसे जो अहम चीज पूछना चाहता हूं वो ये, क्या सिर्फ ये लिख देंगे कि इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% मिलेगा, या कि कैलकुलेशन भी शो करवानी चाहिए? बताइए, कैलकुलेशन शो करवानी चाहिए कि नहीं? याद रखिए एग्जाम में जब कभी डेट्स दे, ये लिख लें, पहले सफे पे कहीं लिख ले लोग, जब कभी क्वेश्चन में डेट्स दे या अमाउंट्स दे, अगर कैलकुलेशन हो सकती है तो करना फर्ज है। जब कभी डेट्स दे या अमाउंट्स दे, अगर कैलकुलेशन हो सकती है तो करना फर्ज है। वो जब एज ऑफ मेजोरिटी अचीव होती थी, याद है, 6 महीने,
हम सिर्फ 6 महीने जनरल कह के बात खत्म कर देते थे कि डेट कैलकुलेट करते थे, कैलकुलेट करते थे। तो क्वेश्चन में जब कभी अमाउंट्स या डेट्स हो, कैलकुलेट करना हम पे फर्ज है, वरना इजी मार्क्स नहीं मिलेंगे। सिर्फ जनरल नहीं लिख देना 6 मंथ, तो यहां पे कैलकुलेशन करनी चाहिए। यस, ये अहम पॉइंट था। फिर उसके बाद वो कह रहा है जी जब मैं चला जाऊं तो ये नाम इस्तेमाल ना करना। कौन सा कंसेप्ट है? गुडविल। गुडविल पे किसका हक होता है? सारे पार्टनर्स का। इसमें एक क्वेश्चन बस पूछूंगा, बाकी कुछ नहीं पूछूंगा, बाकी सारी कहानी क्लियर है। कह रहा है सारा रिगार्डिंग ये माइनर एडमिटेड इनटू बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप है। यस सर। रिक्वायरमेंट एडवाइस सारा रिगार्डिंग हर राइट्स एंड लाइबिलिटीज इन रिस्पेक्ट ऑफ ड्यूटी ऑन अटेनिंग एज ऑफ मेजोरिटी। सर वो सोचिए 6 महीने राइट्स अलहदा, लाइबिलिटीज अलहदा, ऐसे बताएंगे। क्वेश्चन स्टार्ट कहां से करेंगे? पहली लाइन क्या होगी? स्टार्ट कहां से? पहले तो माइनर ने देखें, माइनर के राइट्स एंड लाइबिलिटीज डिपेंड करते हैं 18 साल पे पहुंचने के बाद, डिपेंड करते हैं उसने पार्टनर बना है कि नहीं बना। तो राइट्स एंड लाइबिलिटीज इफ शी डिसाइड्स टू बिकम पार्टनर डिफरेंट है, इफ शी डज नॉट डिसाइड टू बिकम पार्टनर डिफरेंट है। क्वेश्चन में देखें अगर तो उसने बताया सारा का फैसला क्या है, तो फैसले के मुताबिक राइट्स ड्यूटीज बताएंगे। क्या क्वेश्चन में बताया है उसने? नहीं, तो फिर क्या करना चाहिए? दोनों बताने चाहिए। अगर सारा डिसाइड करती है कि पार्टनर, तो फिर क्या होंगे? भाई ये बात समझ आ रही है? क्यों कई क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें वो बता देता था इफ डिसाइड्स टू बिकम पार्टनर, इफ डिसाइड्स नॉट टू बिकम पार्टनर। राइट्स लायबिलिटी रिपीट नहीं कर रहा, वो मुझे पता है, हमने क्वेश्चन भी किया हुआ है, आपने पढ़े भी होंगे, लेकिन लिखने है कि नहीं, क्या लिखना है, कितना लिखना है, ये डिसीजन आपसे करवा रहा हूं। 3-3, 4-4 पॉइंट्स जितने भी हैं, 2 हिस्सों में 5 मार्क्स जस्टिफाई हुए कि नहीं हुए? ठीक है ना? राइट्स एंड लायबिलिटी डिसीजन पे डिपेंड करते हैं ना। नेक्स्ट, ये छोटा सा क्वेश्चन, और ये इसमें सिर्फ एक ही प्रॉब्लम थी। हाँ जी, हमने कहा था कि उसने एलोकेशन नहीं की डेटर ने। जब डेटर एलोकेशन ना करे तो फिर क्या होगा? स्टेप नंबर 1, क्रेडिटर की मर्जी, जैसे मर्जी कर दे। वो भी नहीं करता तो टाइम ऑर्डर। टाइम ऑर्डर में 2 चीजें थी, टाइम बाद डेटा तो एडजस्ट कर दे, सॉरी 3 बातें थी। नंबर 1, इंटरेस्ट पहले एडजस्ट करें, प्रिंसिपल बाद में, प्रिंसिपल में आए। टाइम बार्ड भी एडजस्ट कर सकते हैं, डिस्प्यूटेड नहीं कर सकते। इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट था ही नहीं, इस क्वेश्चन में डिस्प्यूटेड था ही नहीं, एक में था, याद है? ऑयल, वो दो पिछली दफा सरचार्ज वाला। इसमें डिस्प्यूटेड नहीं है, टाइम के लिहाज से होगा। मैंने गलती क्या की? 2,20,000 का चेक था, 60 पहले एडजस्ट किया, 100 इसमें से एडजस्ट किया, बाकी 60 इसमें से किया। फिर आके घर सोचा ड्यू डेट्स उसने किस लिए दी हुई थी, डेट्स किस लिए दी हुई थी? इसमें जो सबसे अहम ट्विस्ट था वो ये था कि 2 डेट सेम, 2 अमाउंट सेम डेट पे ड्यू डेट लेनी है, डेट ऑफ इनवाइस इररिलेवेंट होती है। अगर दोनों इनवाइस की डेट और ड्यू डेट दोनों दी हो तो कौन सी डेट रेलिवेंट है? ड्यू डेट। तो दोनों 90 और 200 दोनों ही सेम डेट पे। तो अब किसके लिए 60,000 एडजस्ट करना है? 90 में एडजस्ट करूं, 200 में करूं, या प्रोपोर्शनेट? प्रोपोर्शनेट करें। प्रोपोर्शनेट 90 डिवाइडेड बाय 290 मल्टीप्लाई बाय 60, ये होगा इसकी एडजस्टमेंट। और 200 डिवाइडेड बाय 290 मल्टीप्लाई बाय 60। देखिए कितने स्टूडेंट्स को ये प्रोपोर्शनेट कैलकुलेशन कर ली थी इस क्वेश्चन में, और कितने स्टूडेंट्स नहीं कर पाए? कोई बात। चले, अब समझ आ गई आपको सेम डेट वाली? तो क्या कैलकुलेशन शो करवानी है कि सिर्फ प्रोपोर्शनेट कर देंगे? कैलकुलेशन शो करवानी है ना, क्योंकि अभी बताया डेट्स दी हो
या अमाउंट दी हो, कैलकुलेशन शो करवाना हम पे फर्ज है। 5 मार्क्स के साथ जस्टिफाइड है, रेलिवेंट लीगल प्रीमियम लिख देंगे, फिर उसके बाद 2 पॉइंट्स और लिखेंगे। एक, क्रेडिटर भी एडजस्ट कर सकता है, दूसरा अगर नहीं किया फिर टाइम ऑर्डर। टाइम ऑर्डर से सारी कहानी कैलकुलेशन शो करवानी है। जी ओवरड्यू को कर सकते हैं ओवरड्यू नहीं, ओवरड्यू है जो ड्यू डेट गुजर जाए। आपका बिजली का बिल है 28 तारीख को पे करना था, नहीं किया, 29 तारीख को हम कहेंगे ये ओवरड्यू हो गया बाय 1 डे। हाँ, और 3 साल बाद टाइम बार्ड होगा। ओवरड्यू में टाइम बार्ड में फर्क है। ओवरड्यू 1 दिन बाद ही हो जाता है ड्यू डेट के, टाइम बार्ड कब होता है? ये काजिम भाई आ गए। अच्छा, ये वही काजिम भाई आके कहने लगे कि जल्दी 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 जल्दी, याद है केस स्टडी? मैंने आगे जाना है, जल्दी जल्दी। तो कौन सा कंसेप्ट रेलिवेंट था यहाँ पे? रीजनेबल अपॉर्चुनिटी उसको देनी चाहिए। हाँ जी, के रीजनेबल अपॉर्चुनिटी फॉर रीजनेबल इंस्पेक्शन होनी चाहिए, नहीं दी। वेदर काजिम इज जस्टिफाइड इन हिज कंटेंशन, ठीक है। अब ज़ैनब की पोजीशन क्या होगी? ये वैलिड टेंडर नहीं है, वाइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ ज़ैनब। ज़ैनब चाहे रिसेंड कर ले, चाहे कंटिन्यू कर दे, तो कल परसों का इंतजार करे जब फ्री टाइम हो उसके पास आए। क्लियर? ये जब वाइडेबल होता है तो दोनों ऑप्शन डिस्कस करते हैं ना आप, कि वो पार्टी रिसेंड भी कर सकती है, कंटिन्यू भी कर सकती। बी में वो कह रहा है कि जी अगले दिन जब वो डिलीवरी लेके आया तो ज़ैनब ने कहा डिलीवरी तब एक्सेप्टेड होगी जब 20% डिस्काउंट मिलेगा। अब दोनों पार्टीज एग्री कर लें अगर, तो क्या है, फिर डिस्काउंट मिलेगा, बिल्कुल डिस्काउंट मिल जाएगा। ये काउंटर ऑफर नहीं है, ये अल्टरेशन इन कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि ऑफर तो कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। जब कॉन्ट्रैक्ट हो चुका हो फिर ऑफर और एक्सेप्टेंस के वर्ड यूज नहीं होते, कॉन्ट्रैक्ट हो चुका। ये तो कॉन्ट्रैक्ट में अल्टरेशन है, और इसके बाद अगर वो रिफ्यूज करे काजिम तो उसे डैमेजेस पे करने पड़ेंगे। और एग्रीज टू पे, क्लियर हो गया? बाद में उसको अगर एग्री कर देते हैं दोनों पार्टीज। अब इसमें मुझे बताइए, ये क्वेश्चन 9 पार्ट बी पार्ट 1 ये अलग पेज पे, और 9 पार्ट बी सब पार्ट 2 अलग पेज पे, चाहे एक लाइन में आंसर क्यों ना आ जाए, आइडेंटिफाई हाउ एंड ऑन व्हाट ग्राउंड्स प्रपोजल स्टैंड्स रिवोक्ड, आल्सो डिस्क्राइब टाइम फ्रेम आफ्टर विच प्रपोजल कैन नॉट बी रिवोक्ड। 2 in 1 क्वेश्चन। ये रेवोकेशन ऑफ ऑफर अभी बात कर रहे हैं, ऑफर कैसे रिवोक होती है, फिर डिस्क्राइब टाइम कब रिवोक नहीं हो सकती। अच्छा बताइए, सिर्फ हेडिंग लिखनी है, 2 हिस्से हैं, पहला हिस्सा हाउ एंड व्हाट ग्राउंड्स, हेडिंग लिखनी है कि एक्सप्लेनेशन भी? आइडेंटिफाई लिस्ट, ठीक है, स्टेट, इनका मतलब क्या होता है सिर्फ। लेकिन याद रखें हमारी बुक में हेडिंग हमने कोशिश की है इस तरीके से बने कि वो इन इटसेल्फ कंप्लीट सेंटेंस हो। आपने भी यही कोशिश करनी है कि हेडिंग इस तरीके से लिखें कि मीनिंगफुल सेंटेंस हो, ठीक है। सिर्फ काउंटर ऑफर नहीं लिख देना, काउंटर ऑफर, बल्कि क्या लिखना है, इफ प्रोमिजी मेक्स काउंटर ऑफर, ठीक है। ये मीनिंगफुल सेंटेंस, सिर्फ काउंटर ऑफर का लफ्ज लिखना मीनिंगफुल, बात समझ आ रही है? लिखेंगे सिर्फ हेडिंग ही, लेकिन मीनिंगफुल सेंटेंस में। अच्छा, टाइम फ्रेम क्या है, कब ऑफर को रिवोक किया जा सकता है? अच्छा, अगेन वही कल भी शायद ये मसला था, कब वो पूछा कब नहीं किया जा सकता, कैन नॉट बी। हाँ, तो बताएंगे एक्सेप्टेंस एज अगेंस्ट, व्हेन एक्सेप्टेंस इज कंप्लीटेड एज अगेंस्ट ऑफरर, और फिर आगे बता देंगे कब एक्सेप्टेंस इज कंप्लीटेड एज अगेंस्ट ऑफरर। 50 रुपए इनाम दूंगा आप अगर बता दें इस सवाल का जवाब।
जब वो ट्रांसमिट कर और 100 रुपया दूंगा इस बात पे अगर आप ये बता दें सवाल क्या है जो मैंने अभी पूछा है आपसे। ये ले जाए, भाई का तजर्बा है, ऐसे नहीं कह रहे, नहीं ठहर जाए, सचमुच ना ऑफर रिवोक कैसे होती है? नहीं ये तो पुरानी बात है, ये तो पुरानी बात है। नहीं नहीं मैं पूछा था ऐसे, अच्छा एक दफा मैं डर गया था, मैंने ज़्यादा ही रिस्क ले लिया था, कोई बात नहीं है। तो ये होता है कैलकुलेटेड रिस्क, ये आगे चल के आप सीखेंगे एडवांस लेवल में कैलकुलेटेड रिस्क। बहरहाल आगे चलते हैं। रूल्स आखिरी क्वेश्चन, रूल्स इन रिस्पेक्ट ऑफ टाइम एंड प्लेस फॉर परफॉर्मेंस ऑफ ए प्रॉमिस वेयर बोथ ऑफ देम हैव नॉट बीन स्पेसिफाइड। अच्छा ये ऊपर जो जाकिर वाला क्वेश्चन गुजरा है ना, जिसमें वो कह रहा था अब मैंने आगे जाना है, इसमें अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा उसने टाइम एंड प्लेस मेंशन किया हुआ था। मसला टाइम एंड प्लेस की वजह से नहीं था, टाइम एंड प्लेस मेंशन था और वो उस टाइम एंड प्लेस में आया था। मसला था अपॉर्चुनिटी इंस्पेक्शन की नहीं थी। यहां पे अगर टाइम एंड प्लेस मेंशन ना हो तो वो रीजनेबल, टाइम का रूल अलहदा बताना है, प्लेस का अलहदा बताना है। टाइम का क्या रूल था? रीजन, और प्लेस का अप्लाई करेगा, पूछेगा। ये दोनों को आपने अलहदा अलहदा हेडिंग दे के बताना है। टाइम का रूल अलहदा, ये हेडिंग कोशिश करें अपने जो क्वेश्चन आप सोल्यूशन प्रेजेंट करते हैं ना उसका हिस्सा बने। इससे पता चलता है कि आपका कंसेप्ट भी क्लियर होता है कि आपने इस पॉइंट में एक्सप्लेन क्या करने जा रहे हैं। क्लियर जी? अच्छा मुझे ये बताइए दो चीज़ें। पहली चीज़, ये जो हमने ये 3 क्लासेस रखी हैं जिसमें हर क्लास में कोशिश की हमने पूरा पेपर डिस्कस हो, इसका कोई फ़ायदा हुआ? कोई माइंड आपका मल्टी प्रोसेसिंग करने का आदी हुआ? चलिए शाबाश। अच्छा दूसरा, मुझे अभी एक जनरल क्वेश्चन, अब ये अगली अटेम्प्ट के स्टूडेंट्स के लिए काम आएगा। हमने कोशिश की है कि क्लास में केस स्टडी की प्रैक्टिस करें। आई कैप का तो हमने तकरीबन मेरा हाल कसम खा सकते हैं हम कि एक एक क्वेश्चन केस स्टडी को प्रैक्टिस किया, ऐसा ही है। हाँ मेरे नॉलेज के टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीफ हमने एक एक क्वेश्चन को किया। फिर इसके बाद वॉल्यूम 2 को भी किया। क्या आप समझते हैं केस स्टडी की इतनी प्रैक्टिस सफिशिएंट थी, या आप समझते हैं कि ज़्यादा होनी चाहिए, या आप समझते हैं कम? 3 वोट देने हैं। पहला, कितने स्टूडेंट है जो समझते हैं कि केस स्टडी की जितनी प्रैक्टिस है ये रीजनेबल, इसे कंसेप्ट सारे समझ आ जाते हैं? चलिए ज़्यादातर। अच्छा कितने स्टूडेंट का ख्याल है प्रैक्टिस ज़्यादा होनी चाहिए इससे? 4-5। कितने का ख्याल है इसे कम होनी चाहिए? ये भी 4-5। यानी ज़्यादातर की ये इतनी को आँच ठीक है, ना हल्की आँच करने की ज़रूरत है ना तेज़, बस ठीक है। चलिए ठीक, चलिए जी। अच्छा आखिरी एक दो आखिरी बात। अब देखें ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स ना निस्बतन इस टाइम पे कंफर्टेबल फेज में होते हैं, उन्हें पता होता है कभी भी सर से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उनके लिए व्हाट्सएप ग्रुप की सपोर्ट होती है एग्जाम डे तक, लेकिन फिजिकल वाले स्टूडेंट्स के लिए नहीं होती। अब अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन आता है, पढ़ना तो अभी स्टार्ट करते हैं ना इसी महीने 1.5 महीने में आप सही टका के, तो इसमें एक प्रॉब्लम तो क्या, सुन लें, अगले पूरा हफ्ता डेली बेसिस पे कॉलेज में आ रहा हूँ। आप किसी भी दिन आके, अगर मेरी कोई दूसरी क्लास ना हो रही हुई तो आप टीए रूम में आके मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कोई भी। फिर इसके बाद उसके अगले हफ्ते से मेरी पहले 3 दिन C5 की क्लासेस होती हैं, तो आप किसी भी अगले पहले पीर मंगल बुध दोपहर के बाद 2 बजे के बाद फिर मैं कॉलेज में आता हूँ, सुबह नहीं होता। उसके बाद आके क्वेश्चन पूछना चाहें उस वक्त भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसमें टाइम एग्जैक्ट कंफर्म नहीं है कि मैं 3 बजे आऊँगा, 3:30 आऊँगा, 4 बजे आऊँगा, ठीक है। लेकिन 5 बजे से पहले इंशाल्लाह आ जाया करूँगा, उस वक्त भी पूछ सकते हैं। हाँ एक मौका है आपके पास, वो क्या कि इन 1.5-2 हफ्तों में मॉक आपको पता है कब हो रहा है? आपका कब हो रहा है? 14 से ऑनवर्ड, 14 नहीं 13 से ऑनवर्ड हो रहा है शायद। हाँ तो आप इसके रिवीजन कर ले कंप्लीट सारी, और जो जो क्वेश्चन आपके उनको नोट करते रहें। जिस दिन आप मॉक अटेम्प्ट करने के लिए आएंगे इंशाल्लाह मैं भी कॉलेज में मौजूद होऊंगा, तो आपके जितने क्वेश्चन हो मैं कोशिश करूंगा कि मॉक के बाद टाइम लेके ना कॉलेज से यहाँ पे क्लास कंडक्ट करवा लें। आप सारे क्वेश्चंस का आंसर उस दिन लेके जाइएगा,
क्योंकि अभी सिर्फ अब आपके पास एक चांस बाकी बचा है सारे क्वेश्चन पूछने का मॉक वाले दिन, वरना किसी और दिन आप आना चाहें आ सकते हैं, जैसे मैंने आपको टाइम शेड्यूल बताया अपना, लेकिन उसमें फिर आपको 2-4 क्वेश्चंस के लिए घर से उठ के आना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, टाइम वेस्ट होगा, और इस टाइम वक्त में आपका वक्त बहुत कीमती है ये जो फेज चल रहा है। तो इसीलिए आपने कोशिश करनी है मॉक से पहले हर हाल में रिवीजन कर लें, और जो जो क्वेश्चंस कंसेप्ट आपके अभी रहते हैं समझ नहीं आए उनकी लिस्ट बना लें और मॉक वाले दिन मुझसे पूछ लीजिएगा। क्लियर जी? चलिए ये था हमारा सेशन। कोई बात नहीं, ये तो भाई का फर्ज था। चलिए नहीं 50 नहीं, आज का लेक्चर, हाँ मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं, मेहनत करें, कोई मुश्किल नहीं है, कैफ 4 इजी कर, ठीक है। मैं आपको देखिए मैंने आपको बताया था प्रोफेशनल बंदा जो है ना वो मोटिवेट करने के लिए कोई ओवरस्टेट या अंडरस्टेटमेंट नहीं करता। तो मैं जितने अरसे से पढ़ा रहा हूँ, पेपर भी देख रहा हूँ, कमेंट्स वगैरह सारी चीज़ें, ओवरऑल मेरा इस सब्जेक्ट के बारे में कंक्लूजन यही है, इजी है अगर आपने रेगुलरली सारी क्लासेस पढ़ी हों और असाइनमेंट की हों। अगर क्लासेस कंप्लीट नहीं है, असाइनमेंट कंप्लीट नहीं, कंप्लीट से मुराद कोई 80-90% भी की हो तो कंप्लीट ही समझते हैं हम उसको। यहाँ तक भी अगर आपने क्लासेस लिए हैं, असाइनमेंट किए हैं, तो फिर आप रीजनेबल स्टेज पे हैं। बाज़ औक़ात ना आखिरी दिनों में शैतान वर्ग लाता है, ये ऐसा करते हैं 3 पेपर नहीं, एक ज़रा 50-50 है, इसको छोड़ के 2 की तैयारी दबा के करते हैं। हाँ जी, ये बाज़ औक़ात वो शैतान किसी दोस्त की शक्ल में भी आ जाता है, तो आपने उसको पहचानना है, मशवरा देने, इस तरह के गलत मशवरा। तो अगर आपके जहन में कभी इस तरह की बात आए ना, याद रखें आपने किसी टीचर से मशवरा करना है, दोस्त से मशवरा नहीं। किसी भी टीचर से करें, लेकिन मशवरा किसी टीचर से करना है, दोस्त से मशवरा नहीं करना, ठीक है जी। चलिए ये था हमारा लास्ट का लेक्चर और सेशन। आज का लेक्चर और सेशन यहाँ पे ख़त्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज़।